Good evening, students. Here I am making video on history of English. Actually, someone has shared this video text to me, and the same we had discussed in the class. तो मैं इस पे ही बना रही हूँ. उनका कहना है कि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ. तो आप लोग देखिए, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी वे में समझा पाऊँ. और ये टेक्स्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत इजीली समझ जाओगे. एंड दे हैव गिवन वेरी गुड एग्जांपल्स अलॉन्ग विद explanation. So here I'm explaining history of English language. So just listen. See, this is history of English language, right? Really started with the arrival of three Germanic tribes. I have already discussed in the class. That's a one point you just have to remember. Again, before proceeding, set your mind what we are discussing here. We are discussing here how English developed, right? English language is developed. कैसे लैंग्वेज बनी, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आई, इतना आज फर्स्ट है, आज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. तो वो इतनी ज़्यादा फ्लोरिश कैसे हो गई, इतना डेवलपमेंट कैसे हो गया, है ना. 7,50,000 प्रॉबेबली, इतने सारे वर्ड्स हैं उसमें. मैंने शेयर किया आप लोग को, इतनी बड़ी वोकैबलरी, 7 लाख समथिंग वर्ड्स हैं उसमें, राइट. तो इतने सारे वर्ड्स और इतना हर वर्ड के, हर चीज़ के लिए अलग अलग नाम, वोकैबलरी इतना ज़्यादा, सारे वर्ड्स के लिए, सारी फीलिंग्स के लिए, सबके लिए वर्ड्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना. फ्रेजेस है, बहुत ब्यूटीफुल ईडियम्स है, फ्रेजेस है, सब कुछ है. तो हाउ दिस लैंग्वेज इज़ फ्लोरिश्ड, राइट. तो वो भी हम देखेंगे इसमें. और दूसरा, कैसे, कहाँ से आई, इतनी कैसे डेवलप हुई. तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, एंड दैट्स द फर्स्ट पॉइंट यू जस्ट नोट डाउन. that's the arrival of three Germanic tribes who invaded Britain, है ना. And very beautifully they have given map also during 5th century AD. Three things you have to remember. Arrival of three Germanic tribes. Who were they? Angles, Saxon and Jutes. They came and they attacked to Britain during 5th century AD. And they had come from North Sea, which is known today as Denmark or Northern Germany. This is the first point. कैसे आप ये बताओगे पहले कि सबसे पहले 5th सेंचुरी एडी में तीन जर्मनिक ट्राइब्स, एंजल्स, वो 3 पर्सन नहीं आए थे, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ बहुत सारे लोग आए होंगे, है ना. तो पर ट्राइब्स कौन कौन से थे? एंजल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स, ये आए, है ना. ये अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए. तो ये जर्मनिक ट्राइब्स थे, जर्मन के ट्राइब्स थे, और नॉर्थ सी से आए थे, है ना, जिसको आज हम कहते हैं डेनमार्क एंड नॉर्दर्न जर्मनी. और वहाँ से आकर इन्होंने ब्रिटेन में अटैक किया. ये देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको विजुलाइज करो और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा मैप बना पाओ तो बहुत अच्छा है. एंजल्स आए, सेक्सन्स आए, जूट्स आए. कहाँ से आए ये आए नॉर्थ सी से आए, है ना. और आकर इन्होंने कहाँ अटैक किया? ब्रिटेन में अटैक किया. तो ये पहली घटना थी. ये कब थी? ये 5th सेंचुरी एडी, है ना, जिसको हमने देखा था कि 450 सेंचुरी तभी आए. तो ये पॉइंट आप इसी से ले लेना. उन्होंने ये भी कहा कि मैम आप नोट्स बना के दे दो, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन येस, दिस वे आई कैन एक्सप्लेन यू, एंड दैट दिस टेक्स्ट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट. नाउ तो फर्स्ट पहली घटना आप समझ गए. अब मूविंग टू नेक्स्ट. एट दैट टाइम द इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, तो जब वो अटैक
करे उन्होंने, तो वहाँ के जो नेटिव्स थे, इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, स्पोक कैल्टिक लैंग्वेज। वो लोग क्या बोलते थे, यहाँ के लोग कैल्टिक बोलते थे। बट मोस्ट ऑफ द कैल्टिक स्पीकर्स, लेकिन क्या हुआ, उनमें से मोस्ट ऑफ द कैल्टिक स्पीकर्स वर पुश्ड वेस्ट एंड नॉर्थ बाय द इन्वेडर्स। उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको वेस्ट और नॉर्थ में जाने के लिए मजबूर कर दिया, खदेड़ दिया इन्वेडर्स ने, अटैकर्स ने। मेनली इनटू व्हाट इज़ नाउ, आज जो कहाँ वो सेटल हो गए जाकर, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये तीनों प्लेस में जो लोग कैल्टिक बोलते थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स ने पुश कर दिया, खदेड़ दिया और उनको वहाँ सेटल होने के लिए मजबूर करा। वो अपनी फैमिली लेके चले गए, है ना। ये यहाँ पर है, कहाँ कहाँ चले गए वो चले गए वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। यहाँ जैसे हम ऐसा याद कर सकते हैं कि कश्मीरी पंडित, है ना, मैनी कश्मीरी पंडित दे सेटल हेयर इन इंदौर में ही बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, है ना। तो नाउ दे हैव कंपेल्ड टू लीव द प्लेस, फाइनली दे शिफ्टेड हियर एंड देयर। तब उनकी कई जनरेशन निकल गई और वो यहाँ शिफ्ट हो गए। ये दूसरी घटना थी। तो पहला क्या था, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स, कौन कौन से, एंजल्स जो सबसे ज़्यादा संख्या में थे, फिर सेक्सन्स और जूट्स, ये तीनों आते हैं अटैक करने के लिए, और नॉर्थ सी से आते हैं, जिसको आज मॉडर्न टाइम में जिसको कहते हैं हम डेनमार्क एंड नॉर्दर्न, दैट्स नॉर्दर्न जर्मनी, है ना। तो ये जर्मनिक ट्राइब्स यहाँ से आते हैं और ब्रिटेन में अटैक करते हैं। और इट वाज द टाइम 450 सेंचुरी एडी, या 5th सेंचुरी भी कह सकते हैं हम उसको। वहाँ उस समय ये आके इन्होंने ब्रिटेन में हमला किया, और वहाँ पे उस समय ब्रिटेन में जहाँ हमला किया वहाँ के लोग कैल्टिक बोलते थे। इन्होंने बहुत सारे जो कॉमन कैल्टिक स्पीकर्स थे उनको पुश अप किया, उनको खदेड़ दिया, और दे वर कंपेल्ड टू लिव टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना, जिसमें वेस्ट और नॉर्थ में जाके पुअर फैलोज दे शिफ्टेड। वहाँ पे वो अपनी फैमिली को शिफ्ट हो, जिसको आज की डेट में वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड कहा जाता है। ये दूसरी घटना थी। अब तीसरी बात, जैसा मैंने बताया कि एंजल्स संख्या में बहुत ज़्यादा थे, तो एंजल्स डोमिनेट कर रहे थे किसको, सेक्सन्स को और जूट्स को, वो थोड़े कम थे। तो एंजल्स जो थे, द एंजल्स केम फ्रॉम इंग्लैंड, वी आर डिस्कस, है ना। ये कहाँ से आए थे, इंग्लैंड प्लेस से आए थे, एंड देयर लैंग्वेज वॉज कॉल्ड इंग्लिश, और उनकी लैंग्वेज का नाम था इंग्लिश। इंग्लैंड से आए थे और इंग्लिश बोलते थे। फ्रॉम विच द वर्ड्स इंग्लैंड एंड इंग्लिश आर डेराइव्ड, और उसी से ब्रिटेन में जहाँ उन्होंने रहना शुरू किया उस जगह का नाम इंग्लैंड रख दिया, और लैंग्वेज का नाम इंग्लिश रख दिया। ठीक है, ये देखिए, आप ऐसा मैप अगर थोड़ा याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है। जर्मैनिक इन्वेडर्स एंटर्ड ब्रिटेन, है ना, वो ब्रिटेन में आए ऑन द ईस्ट एंड साउथ कोस्ट इन 15th सेंचुरी। ये मैप दिया उन्होंने। तो यहाँ पर जो ओल्ड इंग्लिश का टाइम इन्होंने दिया नहीं, देना था इनको, तो दैट वाज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दैट वाज 450 राइट टू 1100 सेंचुरी, है ना। यहाँ तक का टाइम था, दिस वाज द टाइम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये हुआ, हाँ ये लिखा है ना ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब आए, इन्होंने अटैक किया, तो यहाँ पे द इन्वेडिंग जर्मनिक ट्राइब्स स्पोक सिमिलर लैंग्वेज। तो ये जो ट्राइब्स थे ये भी ब्रिटेन के लैंग्वेजेस से इनकी लैंग्वेज बहुत मिलती थी। अब पहले हम ड्यूरेशन भी देख लें अगर, तो यहाँ पे अगर आप 50 प्लस करते हो, है ना, तो ये हो गया 500।
600, 700, 800, 900, है ना, फिर 1000 और 1100। मतलब आप सोचो कि इन्होंने इतने साल, इतने ईयर्स तक कितनी जनरेशन उनकी निकल गए होंगे, उतने साल तक ओल्ड इंग्लिश बोली गई और उन्होंने राज किया। यू नो, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट वाइटल रोल इन आर एग्जिस्टेंस। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज। पूरा आज हम, वी टॉक अबाउट स्पेस क्राफ्ट, वी टॉक अबाउट chandrayaan, gaganyaan, and aditya L1, whatever research, right, from any corner, because of communication, because of language. तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने लंबे समय तक सरवाइव करना एक प्लेस में, राइट, तो विच इज़ समथिंग। उनकी कई जनरेशन्स वहाँ निकल गई। तो जो ओल्ड इंग्लिश है वो काफ़ी लंबे समय तक बोली गई। एंड द इन्वेडिंग जर्मनिक ट्राइब्स स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। उनकी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज में काफ़ी मैच था, इसलिए कम्युनिकेशन भी ईजी हुआ होगा। तो विच इन ब्रिटेन डेवलप इनटू व्हाट वी नाउ कॉल ओल्ड इंग्लिश। तो द इन्वेडिंग जर्मनिक ट्राइब स्पोक सिमिलर लैंग्वेजेस। अच्छा, वो तीनों भी तो ट्राइब्स आपस में करीब करीब एक जैसी लैंग्वेजेस बोलते थे, विच इन ब्रिटेन डेवलप्ड। और जब वो ब्रिटेन में कैल्टिक वाले लोगों के साथ आए और डेवलप हो गई, तो एंजल्स, सेक्सन्स और जूट्स, उनकी लैंग्वेज में काफ़ी समानताएं थी। और फिर वो सब आकर जब कैल्टिक के साथ मिले, बहुत सारे कैल्टिक स्पीकर्स को तो उन्होंने भगा दिया, लेकिन जो वहाँ थे उनके साथ मिलके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई। और 650 साल, मतलब काफ़ी लंबे समय में धीरे 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 लैंग्वेज, एक एक लैंग्वेज फ्रीज़ हो गई, एक उसका फॉर्म फ्रीज़ हो गया कि हाँ भाई अब इसी तरह से बोला जाएगा। ऐसे करके उसको ओल्ड इंग्लिश कहा गया। ओल्ड इंग्लिश डिड नॉट साउंड और लुक लाइक इंग्लिश टुडे। ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल बहुत ही अलग थी, बहुत अलग। जो आज है उससे बहुत ही, यानी वहाँ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नाउ वुड हैव, अगर उनसे कहा जाए तो वो पुराना टेक्स्ट पढ़ नहीं पाएंगे, ग्रेट डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग ओल्ड इंग्लिश, वो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नेवरथलेस, despite of all, about half of the most commonly used words in modern English have old English roots. लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो बहुत सारे वर्ड्स जो हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं आज, उनकी रूट हमें ओल्ड इंग्लिश से ही मिलती है। तो ये एक फैक्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मॉडर्न जनरेशन ओल्ड इंग्लिश को कभी शायद बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाएगी, लेकिन साथ में ओल्ड इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आज भी यूज़ होते हैं। वो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? ग्रामर चेंज हो गई होगी। हमने देखा कि लोग जल्दी बोलना चाहते हैं, मॉडर्न जनरेशन बहुत लंबा लंबा खींच के नहीं बोलती, कट शॉर्ट चाहिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, फॉर्म इज चेंज बट रूट समवेयर, रूट वॉज द सेम, है ना। और वो बहुत सारे वर्ड्स उसके अभी भी मिलते हैं। फिर द वर्ड्स बी, ये आप लर्न कर लेना, द वर्ड्स बी, स्ट्रॉन्ग, वाटर, फॉर एग्जाम्पल डेराइव फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। ये जो वर्ड्स है ये ओल्ड इंग्लिश से ही डेराइव हुआ है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो ओल्ड इंग्लिश वॉज स्पोकन अंटिल अराउंड 1100, बहुत लंबे समय तक ओल्ड इंग्लिश बोलते रहे। ये उन्होंने एक सैम्पल दिया है, दैट्स वाई दिस टेक्स्ट इज़ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी मच very good text they have shared, because they have given proof as well. तो ये एक बहुत लंबी पोएम है बियोवुल्फ, राइट। बियोवुल्फ जो थी बहुत लंबी पोएम है, और ये उस समय की लिखी गई पोएम थी, राइट। तो इस पोएम का उन्होंने टेक्स्ट दिया है जो पब्लिक डोमेन में है। हमें इसमें से कुछ लेटर्स ज़रूर, पी, टी, ये ए, हमने ये वाला, हमने ये उसमें पढ़ा है वॉयल में, है ना, पर हम इसको पढ़ नहीं सकते, मतलब क्या लिखा है विच इज़ नॉट लेजिबल टू अस।
तो दिस इज़ द ओल्ड इंग्लिश। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया टेक्स्ट है जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये बट बहुत अच्छा, आप कुछ इस तरह का अगर याद कर सको तो दैट्स वेरी गुड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फेज, दैट इज़ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1200, 1300, 1400, 1500। ये कितने समय तक मॉडर्न इंग्लिश बोली गई? 400 साल। बहुत लंबा टाइम है ये भी। कैसे? अब नेचुरली वो चेंज कैसे आया? कोई ना कोई चेंज तो आया। तो इन 1066 विलियम द कॉन्कुरर, कौन था ये? द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। आज के मॉडर्न उसमें उसको फ्रांस कहते हैं। वहाँ से आया था विलियम द कॉन्कुरर। अपने पूरी सेना को लेके आया होगा। इन्वेडेड एंड कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड बन गया था, जिसमें 600 साल तक जर्मेनिक ट्राइब्स और उनकी जनरेशन राज कर रही थी, वहाँ पे फिर एक अटैक होता है 600 साढ़े 600 साल बाद, और वो करता है विलियम द कॉन्क्वरर। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में किया है ना, हमारे यहाँ मुगल्स आए, बहुत सारी हमारी भी लंबी हिस्ट्री है। तो वो सब अपने अपने पूरी सेना अपने लोगों को लेकर आए और अटैक किया इसी तरह से। और ये तो होता रहता है, आज भी हो रहा है। अभी भी बहुत लंबे समय से वॉर्स चल ही रहे हैं, है ना। रशिया और यूक्रेन और ईरान, इराक, जो भी है सब चल रहा है। तो इसी तरह से नॉर्मल चलते चलते कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो फिर किसने अटैक किया? विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड में अटैक किया। अब उससे क्या हुआ? द न्यू कॉन्करर्स कॉल्ड नॉर्मेंस। तो इनको नॉर्मन्स कहा गया। उनको एंजल्स एक्चुअली कहते थे, इनको नॉर्मन्स, है ना। अब ये नॉर्मन सेक्सन्स ना, तो ये जो नॉर्मन्स थे, जो न्यू कॉन्करर्स थे, इनको नॉर्मन्स कहा गया। तो ये जो नॉर्मन्स थे, ये अपने साथ फ्रेंच, सॉरी मैंने वहाँ पे शायद फ्रेंच ही बोला था, क्या बोला, चलो, ये अपने साथ फ्रेंच लेके आए, है ना, क्योंकि ये फ्रेंच स्पीकर्स थे। कौन? विलियम द कॉन्करर। ये अपने साथ फ्रेंच लेके आए। तो काइंड ऑफ फ्रेंच विच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोर्ट, रूलिंग एंड बिजनेस क्लासेस। तो मतलब कि ये जो लैंग्वेज है, ये एक एलीट क्लास के लिए हो गई। कौन सी? रॉयल कोर्ट के लिए, रूलिंग क्लास के लिए, बिजनेस क्लासेस। ये लोग फ्रेंच बोलने लगे, मतलब भाई हम हाई क्लास लोग हैं। तो अब क्या हुआ कि समाज बट गया। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। आज भी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। कि हम कहते हैं ये लेबर क्लास, ये तो कुछ भी बोलते हैं आज तो। अब तो खैर आप देख रहे हो जितना वालिया केस और ये केस और पता नहीं लोग क्या पॉडकास्ट बना रहे, क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हर क्लास हर तरह की लैंग्वेज बोल रही है। कोई स्टैंडर्ड कहीं बचा है, कहीं नहीं बचा है। लेकिन आज भी उर्दू भाषा तहज़ीब की भाषा मानी जाती है। आज भी लखनऊ कल्चर, है ना, शबे मालवा, है ना, आज भी हमारा मालवा का कल्चर बहुत फेमस है। राजस्थान कल्चर विच इज़ नोन फॉर हॉस्पिटलिटी, जो आओ भगत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लास बनाती है, एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे। तो लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फ्रेंच ये विलियम द कॉन्करर या नॉर्मन्स आए, तो ये अपने साथ फ्रेंच लाए। तो फ्रेंच भाई नेचुरली ये रूलर थे उस टाइम, फिर तो ये रूल कर रहे थे। तो इन्होंने ये लोग जो थे, ये सब ड्राइविंग सीट में, या ये लोग जो थे वो चला रहे थे देश को। तो फिर क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज हाई क्लास के लिए बन गई, क्योंकि बाकी लोग तो बेचारे उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उनको तो वो तो अपनी इंग्लिश ही बोलते थे वहाँ पे। तो अब सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, एंड देन हायर क्लास और एलीट क्लास दे स्पीक फ्रेंच, एंड फॉर अ पीरियड देयर वॉज काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक क्लास डिवीजन। लैंग्वेज के बेसिस पे क्लास डिवीजन हुआ, वेयर द लोअर क्लासेस स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते थे, और अपर क्लास स्पोक फ्रेंच, और अपर क्लास फ्रेंच बोलती थी। अब कुछ दिन तक तो ये चलता रहा, बट इन द 14th सेंचुरी में क्या हुआ, ये इन्होंने यहाँ 15th सेंचुरी तक राज किया ना, यहाँ तक दे रूल्ड, है ना। तो जब 14th सेंचुरी आई,
तो इन द 14th century इंग्लिश बिकेम डोमिनेंट इन ब्रिटेन अगैन, है ना। अब इंग्लिश फिर से वापस आ गई। अभी आप देख रहे हैं तमिलनाडु में लैंग्वेज वॉर इज गोइंग ऑन, राइट। सो दैट्स अ you can write even, right. So that is also that many languages even in Madhya Pradesh, in the syllabus many old languages, many local languages are being incorporated. Why? Because छत्तीसगढ़िया, बघेली और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस को फिर से, क्योंकि अगर इफ़ वी डोंट यूज़ तो दैट विल डाई, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़। एंड लैंग्वेज सिस्टम डेवलप करना और उसको एग्जिस्ट करना, उसको रिटेन करना, इट्स नॉट ईजी बिकॉज दैट्स अ वेरी टफ टास्क। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव, वी हैव टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेजेस, because language and culture somewhat it's coexist, and that's why we have to save the culture, we have to save the language as well. So that is why mm, at that time in 14th century आते आते that English people must have protest or must have realized that our English language उनकी mother tongue थी, वो should be retained, should be respected, and it should be the language of work and language of what we can say that um, गुड लैंग्वेज ऑफ नॉट मतलब एवरीवन, लैंग्वेज ऑफ एवरीवन। वो ऐसा नहीं कॉमन हो या ऐसा सबके लिए होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश लैंग्वेज 14th सेंचुरी में फिर वापस आई। पर इस बार जब वापस आई तो वो क्या हुआ, बट विथ मैनी फ्रेंच वर्ड्स एडेड। इस बार आई तो उसमें कुछ ना कुछ असर तो होना ही था। तो अब उसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स के साथ ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश बन के आई। तो इसीलिए मिडिल इंग्लिश कहलाई, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश तो जो थी वो इट वाज इंग्लिश, जिसको तीनों जर्मनिक ट्राइब्स ने मिलके और एक नई लैंग्वेज बनाई जिसको उन्होंने ओल्ड इंग्लिश कहा। लेकिन अब जब ये ओल्ड इंग्लिश वापस आई तो वो फ्रेंच के साथ ब्लेंड होके आई, और वो ब्लेंडेड फॉर्म में जब आई तो उसको कहा गया मिडिल इंग्लिश, है ना। फिर दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश, और उसी को मिडिल इंग्लिश कहा गया। इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ ग्रेट पोएट चॉसर, और ये जो मिडिल इंग्लिश उसका भरपूर उपयोग किया गया, विच इज़ यूज बाय चॉसर, जॉफ्री चॉसर, है ना। जॉफ्री चॉसर इनका पूरा नाम था, जॉफ्री चॉसर, जिनका बर्थ हुआ था 1314 में 40 में, और 1400 60 ईयर्स ये रहे, है ना। 50 20 एंड हाँ जितना भी रहा इनका, तो कम 50 10 हाँ वही अराउंड 56। अभी इस ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया, इट वुड स्टिल बी डिफ़िकल्ट फॉर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स टू अंडरस्टैंड टुडे। तो जॉफ्री चॉसर, द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, द फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, he was known as, and an author, we can never forget the contribution of authors। कोई कितना छोटा और बड़ा ऑथर, ऑथर्स कंट्रीब्यूट बिकॉज ऑफ ऑथर लैंग्वेज फ्लोरिशेस, है ना। तो चॉसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखा, और उनकी कैंटरबरी टेल्स कितनी थी, उन्होंने लिखा 124 कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें से 100 आज भी लेजिबल नहीं है, लेकिन आज कितनी 24 है जो लेजिबल है, जिनको हम पढ़ पाते हैं। तो कैंटरबरी टेल्स में टेल्स थी, कहानियाँ थी, और वो सारे पिलग्रिम्स जा रहे हैं और कहानियाँ बोल रहे हैं, तो वो कहानियों को उन्होंने लिखा। और यही उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ मिडिल इंग्लिश बाय चॉसर, ये उसी का पार्ट है कैंटरबरी टेल्स का। अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो वी आर नॉट एबल टू राइट वेन, स्पेलिंग देखो वेन का, है ना। आई सॉ तो सॉथ, ही क्या लिखा है पता नहीं, है ना। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो है, और इसकी इवन ग्रामर इज़ नॉट लेजिबल।
ग्रामर कहाँ फुल स्टॉप है ठीक से, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा रेयरली यूज़ हुआ है ना। तो ये जो है इसीलिए उन्होंने कहा कि इट वाज लैंग्वेज ऑफ ग्रेट पोएट चौसर। उन्होंने बहुत काम किया, तो वो लैंग्वेज जो मिडिल लैंग्वेज थी एक तरह से उनकी लैंग्वेज थी, जो आज भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए समझना बहुत मुश्किल है ना। फिर तो यहाँ तक तो ये हुआ कि भाई ये लैंग्वेज चलती रही। फिर मॉडर्न कैसे बन गई, मिडिल लैंग्वेज मॉडर्न कैसे बन गई, और मॉडर्न लैंग्वेज में भी दो पार्ट्स हुए, अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न। तो मॉडर्न 300 ईयर्स है ना, 16, 17, 18, 300 ईयर्स तक बनी चलती रही। लोग मॉडर्न इंग्लिश बोले, वो भी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। क्या चेंज आया कि मॉडर्न इंग्लिश, उसका सबसे बड़ा चेंज था द ग्रेट वॉवल शिफ्ट, है ना। वॉवल जो बड़े बड़े लंबे लंबे हमने पढ़े ना, उसमें ये वाला लॉन्ग वॉवल है ना, ये वाला लॉन्ग वॉवल राइट, दिस इज़ लॉन्ग वॉवल, दिस इज़ लॉन्ग वॉवल। ये जो लॉन्ग वॉवल है इनका यूज़ होना ऑलमोस्ट बंद हो गया, उनकी जगह सब शॉर्ट वॉवल, ये वाले वॉवल यूज़ करने लगे राइट, ये वाले वॉवल यूज़ करने लगे। तो उसके कारण क्या हुआ, ये सबसे बड़ा शिफ्ट, सबसे बड़ा चेंज हुआ कि बोलने में चेंज हुआ। कि मिडिल इंग्लिश में जो, मैं आपको एक हिंदी मूवी का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि पुराने डायलॉग्स अगर आप हिंदी मूवीज़ के सुनो तो कहते थे ना कि उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, ऐसे कुछ बोलते थे इस तरह से, है ना। बट नाउ अट इज़ यू न्यू यंग जनरेशन, they don't want to speak this way right, they say that यहाँ वो आ रहे, they are coming, है ना। वो बोल रहे थे ऐसा ऐसा वेरी स्ट्रेट। तो वो जो वॉवल शिफ्ट है, वो वॉवल शिफ्ट लॉन्गर से शॉर्ट में आया, ये सबसे बड़ा चेंज था मिडिल टू मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन लॉन्ग वॉवल का यूज़ नहीं करना चाहती थी, दिस वॉज द रीज़न, है ना। एंड देन स्टार्टेड विथ वॉवल्स बीइंग प्रोनाउंस शॉर्टर एंड शॉर्टर। और उन्होंने मॉडर्न जनरेशन जो थी उनका फिर प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली चेंज हो गया। तो क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मिडिल इंग्लिश अ सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंज, वो अचानक ही आया, सडन एंड डिस्टिंक्ट चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। द ग्रेट वॉल शिफ्ट स्टार्टेड विथ वॉल्स बीइंग प्रोनाउंस शॉर्टर एंड शॉर्टर, छोटे छोटे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फट से बोलना, तो उसको दैट वॉज द ग्रेट चेंज। एंड फ्रॉम द 16th सेंचुरी, तब तक शेक्सपियर का बर्थ हो गया था। 16th सेंचुरी में मतलब उनका बर्थ हुआ 1524, है ना, ऐसा 1524 प्रॉबेबली, यहाँ मैं कन्फ्यूजन में हूँ। 1616 में उनकी डेथ हुई, अभी मैं बता दूँगी आपको आगे। तो इस कहीं ड्यूरेशन में शेक्सपियर मतलब एलिजाबेथन टाइम आ गया, लोग बहुत एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ had made free to all artisans to use अपना maximum अपना art creation you can use, so she made free all इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, आर्टिजन्स, उनको फ्री करके। तो वो टाइम आया फ्रॉम द 16th सेंचुरी, द ब्रिटिश हैड कॉन्टैक्ट विद मैनी पीपल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि ये भी हुआ कि वॉवल शिफ्ट हुआ, और दूसरा ये अगर मान लो अर्थ है, तो ब्रिटिशर्स चारों डायरेक्शन में जा जा के कॉलोनीज बना रहे थे, इधर उधर और भी हर डायरेक्शन में। तो अब वहाँ पर लोकल लोगों से भी उनका वो, दे हैव एक्सेप्टेड मैनी वर्ड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, और दे वर एक्सपांडिंग इंग्लिश इन ऑल डायरेक्शन, है ना। तो क्या हुआ कि इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स जिनको हम बोरो करके लाए, विच इज़ कॉल्ड बोरोइंग वर्ड्स, लोन वर्ड्स भी होते हैं। लोन वर्ड्स जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वी हैव टू गिव सम अमाउंट, है ना। तो इस तरह से परमिशन लेना पड़ती है व्हेन वी यूज़ फ्रेजेस, वर्ड्स, प्रोवर्ब्स, तो दैट वी हैव टू टेक परमिशन, कुछ उसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो द सेम वर्ड्स एंड phrases and proverbs we can use, है ना।
तो वो सारे प्रोसेस में थे, क्योंकि ये हर जगह हर डायरेक्शन में ब्रिटिश जा जाके कॉलोनीज बना रहे थे। फिर दिस एंड द रेनेसा ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ये तो हुआ ही। अब रेनेसा मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ क्लासिकल लर्निंग, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही थी, लोग अपने आप को पॉलिश कर रहे थे, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड और उनका एवरीथिंग इज वाज बीइंग चेंज। तो क्या था, एक क्लासिकल लर्निंग, वो अच्छा पढ़ना चाहते थे, अच्छा सुनना चाहते थे, meant that many new words and phrases entered the language। तो वहाँ अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग नए वर्ड्स, है ना, और फ्रेजेस इंग्लिश में, उसका कोई क्राइटेरिया होगा पर इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो गए। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो मेंट, बहुत बड़ा, एक तो वो वॉवल शिफ्ट हुआ और प्रिंटिंग प्रेस, राइट, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग बहुत बड़ा चेंज है ये। ऑल्सो मेंट दैट देयर वॉज नाउ अ कॉमन लैंग्वेज इन प्रिंट। भाई जब प्रिंट होती है, कोई बात लिखी जाती है, तो उसमें आप बहुत वेरिएशन नहीं ला सकते, आपको यू हैव टू स्टैंडर्डाइज, यू हैव टू फिक्स इन वन ग्रामर, वन स्ट्रक्चर, वन वोकेबलरी। तो वहाँ पे कहीं पर जाकर एक कॉमन लैंग्वेज बन पाई फाइनली, कि भाई ये इस वर्ड के लिए, इस थिंग के लिए, इस चीज़ के लिए यही नाम है इसका, यही फाइनल है, ऐसे करके कुछ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, और जब टाइपिंग होने लगी तो कॉमन वोकेबलरी, कॉमन रूल्स, कॉमन ग्रामर बन गई। अब क्या हुआ कि बुक्स भी आने लगी, तो बुक्स बिकेम चीपर एंड चीपर, वो बहुत सस्ती हो गई क्योंकि मास प्रोडक्शन होने लगा, प्रिंटिंग में फटाफट बहुत सारे कॉपी निकलने लगे, मैनुअल में बहुत मुश्किल था वो, है ना। तो जब वो सस्ती हुई तो मोर पीपल लर्न टू रीड, तो लोगों के पास तक रीच गई, लोगों के पास तक पुस्तक, बाइबल, ये सब लोगों के घर घर में चली जाने लगी, तो लोगों ने पढ़ना सीखा। और ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन प्रिंटिंग के कारण आया। और फिर प्रिंटिंग ऑल्सो ब्रॉट स्टैंडर्डाइजेशन टू इंग्लिश, है ना। अच्छा, प्रिंटिंग ने क्या हुआ कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड बन गया, कि नहीं, ये जो, जैसे हम कहते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि उर्दू तहजीब की भाषा है ना, तो ऐसा ही एक एलीट क्लास है। अभी मैंने बोला कि वो जो रणवीर वाला इशू, समय रैना और ब्ला ब्ला, बहुत सारे रोज़ ही ऐसा कुछ कुछ आ रहा है, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अभी भी अगर आप देखो तो हम वी मस्ट हैव नोटिस दैट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अभी तो पार्लियामेंट में भी इतना खराब, नहीं तो एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है जो बड़ी सभ्य भाषा होती है, कि यू कैन नॉट यूज़ दीज वर्ड्स, यू कैन नॉट यूज़, उनके पास एक वर्ड्स का एक स्टैंडर्ड है कि यू कैन नॉट यूज़ सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, है ना, हम नहीं यूज़ कर सकते। तो वो जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, फिर रूल्स भी फिक्स हो गए और वो सब फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, स्पेलिंग एंड ग्रामर बिकेम फिक्स, और स्पेलिंग और ग्रामर भी फिक्स हो गई। एंड द डायलेक्ट ऑफ लंदन, मैंने आपको कहीं बताया था कि लंदन डायलेक्ट्स तो बहुत जगह थे भाई, ये लोग जहाँ जहाँ कॉलोनीज बना रहे थे तो हर जगह डायलेक्ट्स बनते जा रहे थे। डायलेक्ट्स एक नॉर्मल लैंग्वेज से ही बनते हैं जो सिर्फ कम्युनिटी के लिए बोले जाए, कम्युनिटी के लिए बनते हैं। तो एक कम्युनिटी होती है जैसे मालवी है ना, तो मालवी भाषा अपने मालवी लोग बोलते हैं, फिर उनके अंदर भी बहुत सारे डायलेक्ट्स, सब डायलेक्ट्स भी होते हैं, तो वो अपने कम्युनिटी में अंडरस्टैंड करते हैं और वो वैसी वाली भाषा को डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो डायलेक्ट्स है वो ज़्यादातर बोलने में ज़्यादा आती है, लिखने में कम आती है, पर हाँ लिखते भी हैं। तो लंदन का जो डायलेक्ट्स था उनको उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया, वही स्पेलिंग, वही ग्रामर एक्सेप्ट हो गई। वेयर मोस्ट पब्लिशिंग हाउस वर बिकेम स्टैंडर्ड, है ना। और फिर पब्लिशिंग हाउस, यहाँ पर क्या हुआ, स्पेलिंग एंड ग्रामर बिकेम फिक्स्ड, है ना, ये फिक्स हो गई। एंड द डायलेक्ट ऑफ लंदन वेयर मोस्ट पब्लिशिंग हाउस वर बिकेम स्टैंडर्ड, और फिर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई। अब क्या हुआ, इन 1604 द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज पब्लिश। एक डिक्शनरी आई, क्योंकि अभी तक तो वर्ड सब इधर उधर थे, कोई कुछ में, पर जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो पहली डिक्शनरी, याद रखना, ये आई 1604 में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसमें ये आप थोड़ा सा इसको देख लेना कि ये आई, है ना। और उसके बाद
जब ये पब्लिश हुई तो फिर एक एक डिक्शनरी आ गई, मतलब बहुत बड़ा कोई मेन डिक्शनरी अभी आना बाकी थी, पर चलो एक पहली डिक्शनरी आई। फिर यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि हैमलेट तो 1600 में हैमलेट का बर्थ हो गया था, 1564-24, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ तब तक आ गए तो वो बड़े भी हो गए, 20-22 साल के, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर पहली, मैंने बताया था शुरू में लिटरेचर मतलब पोएम, कैंटरबरी टेल्स जो लिखी गई वो टेल्स थी लेकिन पोएटिक फॉर्म में थी, क्योंकि पोएम मतलब लिटरेचर पहले, लेकिन शेक्सपियर के आते आते तक प्रोज आ गया और ड्रामा फुल फ्लेज, बिल्कुल ड्रामा डायलॉग्स आ गए, वो प्रोज फॉर्म में आ गया था। तब शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, है ना, और 37 प्लेज को डिवाइड किया गया ट्रेजिडीज़ में, कॉमेडीज़ में, ट्रेजी कॉमेडीज़ में और हिस्टोरिकल नॉवेल्स। ये इनके नॉवेल्स 37 नॉवेल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ट्रेजेडी, है ना, ये 37 प्लेस थे जिनको ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज़ और ट्रेजी कॉमेडीज़, जिसमें ट्रेजेडी भी थी कॉमेडीज़ ही, तो उसको ट्रेजी कॉमेडीज़ कहा गया। और चौथा जो उनका क्लास थी विच इज़ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, हिस्ट्री को देख देख कर भी उन्होंने लिखा। इसमें से वन ऑफ द ट्रेजेडीज इज़ हैमलेट, जो बहुत फेमस हुई, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये इनकी ट्रेजेडी थी, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसमें भी हम कई वर्ड्स नहीं समझ पाते कि क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, व्हाट इज़ दिस, है ना, दिस इज़ नॉट लेजिबल, ऐसा। ये 16th सेंचुरी की लैंग्वेज थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि लाइन्स फ्रॉम हैमलेट रिटन बाय अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लिखा गया था। तो हमें ऐसा मॉडर्न लगता है कि अभी अभी, तब भी बहुत ज़्यादा सब जो 16th-17th सेंचुरी की लैंग्वेज भी हमारे लिए लेजिबल नहीं है। इसी के कारण फिर एक चेंज आता है, और वो डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस बिटवीन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश इज़ वोकैबलरी। तो क्या हुआ, इसमें इतनी सारी ये जो वोकैबलरी है ये चेंज हो गई। तो यहाँ पे 18th सेंचुरी से सबसे बड़ा चेंज आया वोकैबलरी के कारण। तो क्या हुआ, लेट मॉडर्न इंग्लिश हैज़ मैनी मोर वर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम 2 प्रिंसिपल फैक्टर्स। क्यों वो वर्ड्स चेंज हुए, उसके 2 कारण थे। फर्स्टली दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ खूब जगह सेटअप हो रही थी, तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो नेचुरली बहुत सारे नए नए डिवाइस और नई चीज़ें, तो उनके लिए नए वर्ड चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो आप लोग हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, क्रिएटेड अ नीड फॉर न्यू वर्ड्स। नेचुरली हमें अभी स्पेस में सुनीता विलियम्स गई, हमने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सुने और देखे कि भाई स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शिफ्ट, है ना, और भी पता नहीं अभी मुझे याद आ रहे, पर कई वर्ड्स हमने उस समय जब सुनीता विलियम्स आई, वापस आई, तो वी हैव सीन कैसे आती है, कैसे लैंडिंग होती है, कैसा स्पेस क्राफ्ट होता है। तो मेनी टेक्निकल वर्ड्स वी लर्न ड्यूरिंग कोरोना, वी हैव लर्न मेनी वर्ड्स लाइक पैंडेमिक एंड दैट एंड so many words we have learned, right? So this is the time then we have to invent some words, we have to make some words. So first reason was kya, it was that's the industrial revolution and technology. And second reason जो अर्ली मॉडर्न से लेट मॉडर्न इंग्लिश बनी, वो दूसरा रीज़न था ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर हर जगह जा जाके ये अपना साम्राज्य फैला रहे थे, एंड इट्स हाइट कवर्ड 1/4 ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये ब्रिटिश एम्पायर यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन में जा जाके अटैक तो कर रहे थे, कॉलोनीज़ बना रहे थे, जीत भी रहे थे, लेकिन अगर हम उसको एक साथ देखें, ऐसा एक साथ नहीं किया था उन्होंने, एक डायरेक्शन में नहीं था, तो परंतु उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश इन्होंने 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, पूरी अर्थ सरफेस में से 1/4 लैंड, बहुत बड़ा पीस, ये पूरा ब्रिटिश के पास, मतलब वो था यहाँ वहाँ, पर उसको जब कलेक्ट किया जाए, उसको जोड़ा जाए, तो इतना पार्ट ब्रिटिश के पास था। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज एडॉप्टेड फॉरेन वर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, और जब जितनी कंट्रीज़ गए तो उन्होंने बहुत सारे नए वर्ड्स लिए, तो उनकी वर्ड्स में अच्छे बुरे जैसे भी वर्ड्स भी सब
सिलेक्ट और इलेक्ट होते गए और वो इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं ये नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इट विल बी बोरिंग। आप पढ़ के देख लेना। हाँ, फॉर दिस डायग्राम, क्योंकि जर्मेनिक ट्राइब से ही शुरू हुआ था, तो ये जो जर्मेनिक थे वो यहाँ से आए, और उसके बाद अगर आपको इसमें से 2-4 लैंग्वेजेस भी याद रहे तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। दैट इज़ रेलेवेंट डायग्राम। इंग्लिश इज़ अ मेंबर ऑफ जर्मेनिक फैमिली। नेचुरली जर्मेनिक ट्राइब से ही मेनली आया है, तो वो वहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, ये मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की ब्रीफ क्रोनोलॉजी क्या है? लोकल इनहैबिटेंट्स हमने देखा था, वो क्या बोलते थे? कैल्टिश, है ना, कैल्टिश बोलते थे वो। तो कैल्टिश यहाँ पे 55 BC से कहीं शुरू होता है, जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन हाँ 55 बिफोर क्राइस्ट जो था। इन्वेजन तो पार्ट ऑफ लाइफ, जब तक ह्यूमन बीइंग है इन्वेजन होते रहेंगे। तो रोमन इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन बाय जूलियस सीज़र, उन्होंने यहाँ पर रोमन इन्वेजन जूलियस सीज़र ने किया। फिर 43 AD में रोमन इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन, बिगनिंग ऑफ रोमन रूल ऑफ ब्रिटेन, ये चेंज आया, है ना। फिर 436 रोमन विड्रॉल फ्रॉम ब्रिटेन कंप्लीट, जैसे कि इंडिया से कंप्लीटली विड्रॉल किया, वैसे ही रोमन जो थे उन्होंने ब्रिटेन से कंप्लीट विड्रॉल कर लिया। फिर 449 सेटलमेंट ऑफ ब्रिटेन बाय जर्मनिक इन्वेडर्स, हमने देखा था 450 के अराउंड वो आए। तो उन्होंने क्या किया? 450 में जर्मनिक इन्वेडर्स आए, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया एक्चुअली। तो ये जर्मनिक इन्वेडर्स आए, है ना। फिर उसके बाद 450 से 480 अर्लीस्ट नोन ओल्ड इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस कहीं मिलते हैं, हमें ओल्ड इंग्लिश के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। फिर 1066 में विलियम द कॉन्करर, जो हमने देखा कि विलियम द कॉन्करर आता है और मॉडर्न इंग्लिश बनती है। ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था वो, उन्होंने इंग्लैंड में इन्वेड किया, अटैक किया और जीत गए, वहाँ रहने लगे। फिर 1150 में अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये हमको कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उसके। फिर 1348 में यहाँ पर इंग्लिश रिप्लेसेस लैटिन एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो भी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो लैटिन में दिए जाने वाले, स्कूल में लैटिन में होते थे। उसके बाद इंग्लिश रिप्लेसेस फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ लॉ, है ना। फिर फ्रेंच आ गई, फ्रेंच ने इंग्लिश को रिप्लेस किया एंड यूज़ इन पार्लियामेंट, और वो लॉ की लैंग्वेज बन गई, पार्लियामेंट में यूज़ होने लगी। लेकिन फिर 1388 में जॉफ्री चौसर स्टार्ट्स द राइटिंग कैंटरबरी टेल्स, जो बहुत बड़ा और वो लिख रहे थे, है ना। तो वहाँ से फिर लोगों में अलग इन्फ्लुएंस आया लैंग्वेज का। 1400 सेंचुरी में ग्रेट वॉवल शिफ्ट, लॉन्ग वॉवल यूज़ नहीं करते थे, तो बिल्कुल शॉर्टर वॉवल्स यूज़ करना पसंद करने लगी नई जनरेशन। फिर विलियम कैक्सटन, है ना, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का क्रेडिट गोज टू विलियम कैक्सन, ये आप याद भी कर सकते हो। तो प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने इन्वेंट की 1476 में। फिर अब 64 में, मैं कंफ्यूज हो रही थी, 1564 में शेक्सपियर वॉज बॉर्न, है ना। और फिर तो शेक्सपियर ने समझो एक पूरा इंग्लिश एरा उनके कारण बदल गया। फिर टेबल अल्फ़ाबेटिकल, द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। अभी तक वो जो पहली डिक्शनरी आई थी वो बस वर्ड्स को कहीं भी कैसे भी कंपाइल कर दिया था, पर इसमें क्या हुआ, अल्फ़ाबेटिकली कि ए के जितने वर्ड्स थे, फिर बी के सी के, ऐसे वो इंग्लिश डिक्शनरी उसके बाद आई, है ना, 1604 में। फिर 1617 में फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट इन द न्यू वर्ल्ड, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेटलमेंट हुआ। उसके बाद शेक्सपियर की डेथ हुई 1616 में। उनका बर्थ और डेट, जो डेथ की डेट है वो 23 अप्रैल था। ईयर था उनका 1564, ये शेक्सपियर का
फ्रॉम 1616, ये उनका टाइम है ना, तो आप कहीं मेंशन कर सकते हो। फिर 1623 शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो इज़ पब्लिश, तो उनका जो जितना भी वर्क था वो 23 में पहला फोलियो पब्लिक पे आया, पब्लिक डोमेन में। उसके बाद 17 द फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फिर पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली कोरांट, ये 17 में आया। फिर असली डिक्शनरी आई 1755 में, ये आता है क्वेश्चन कई बार, विच वॉज प्रॉपर डिक्शनरी वॉज लॉन्च बाय सैमुअल जॉनसन, है ना, इंग्लिश की प्रॉपर डिक्शनरी जो सैमुअल जॉनसन ने निकाली। फिर टॉमस जेफरसन, इन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका डिक्लेरेशन जब वो इंडिपेंडेंस वहाँ पर हुआ, जैसे कि हम कह सकते हैं अम्बेडकर जी हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ, तो वो इस ईयर में इट वाज रिटन बाय टॉमस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा। फिर 1782 में ब्रिटेन अबेंडन्स इट्स कॉलोनीज इन व्हाट इज़ लेटर टू बिकम द यूएस, है ना, तो यहाँ पे ये यूएसए बन गया। उसके बाद 1828 में फिर एक डिक्शनरी आई, बार बार आई डिक्शनरी, पर ये वेबस्टर ने पब्लिश की 1828 में, और ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश की 1928 में, और उसके बीच में पहला द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इज़ फाउंडेड, ये बना, है ना। तो ये चेंजेस है, ये हिस्ट्री है, और इसका लैंग्वेज पे बहुत असर होता है। तो इफ़ यू रिमेंबर यू कैन राइट। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।